इस हफ्ते वर्ल्ड व्यू में हम बात करेंगे भारत के पड़ोस के समुद्र में मची हलचल की। जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की मेजबानी करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिका ने अपने, तो क्या भारत और इस पूरे क्षेत्र को एक नई इंडो पैसिफिक नीति की जरूरत है? नमस्कार। द हिंदू के वर्ल्ड व्यू शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। दिल्ली में इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम हलचल रही जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का दौरा, जो उनका पहला भारत का दौरा था। इसके साथ ही अगले हफ्ते होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की आगामी विदेश यात्रा का भी एक ही मुख्य कारण नजर आता है: मौजूदा अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर उसका असर। भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोडमैप तैयार किया है। आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच हमें जिस तरह की वैश्विक व्यवस्था बनानी चाहिए, उसे लेकर हमारे दोनों देशों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। वैसे ये मुलाकात उन तमाम बैठकों में से महज एक थी। एक ही दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जापानी पीएम का स्वागत करके इस दौरे को एक प्रतीकात्मक शुरुआत दी। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर यहां किसी देश के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है। बहरहाल इस बार ये एक दुर्लभ अपवाद था। उस दिन का समापन दोनों नेताओं द्वारा एक साथ ड्रम बजाने के साथ हुआ। लेकिन इस शिखर सम्मेलन के बाद उन्होंने कई विजन स्टेटमेंट्स जारी किए, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत और जापान अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को किस रूप में देख रहे हैं। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें इंडो पैसिफिक रणनीति पर विस्तार से बात की गई। उन्होंने इसे पार्टनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का नाम दिया, जो निश्चित रूप से काफी अहम है। इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग, विशेष रूप से बैटरियों को लेकर सहयोग का एक ज्ञापन और ऊर्जा सुदृढ़ता पर संयुक्त बयान भी जारी किए गए। ये वे क्षेत्र थे जिन पर आगे और चर्चा होगी। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी पूर्व के देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जो साल 2014 के बाद से उनका 102वां विदेश दौरा होगा। उनका पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा, जहां उनका मुख्य ध्यान रक्षा, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे समझौतों पर रहने की उम्मीद है। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां रणनीतिक संबंधों और मुक्त व्यापार समझौते यानी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जिस पर किसी न किसी मोड़ पर हस्ताक्षर होने ही हैं। ATSICA के शुरुआती समझौतों, जिसे ETCA कहा गया था, उसे लागू हुए अब 4 साल बीत चुके हैं। इसके बाद वे न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां इस साल हस्ताक्षरित FTA को जमीन पर उतारने के अगले कदमों और कई अन्य रणनीतिक फैसलों की घोषणा होने की संभावना है। आखिर इंडो पैसिफिक के इन तमाम देशों के साथ इस तरह के संपर्क के पीछे असल वजह क्या है? इसकी शुरुआत होती है अमेरिका द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक नीति में किए जा रहे बदलावों से। अमेरिका अब क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में क्वाड का कोई जिक्र तक नहीं है। अमेरिका अब इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि उसके सहयोगी और साझेदार देश एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने का जिम्मा खुद उठाएं, न कि सारा बोझ अमेरिका पर रहे। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच चलने वाली तथाकथित G2 की चाल भी एक और बड़ी चिंता है। और सबसे हालिया घटनाक्रम ये रहा कि जून में अमेरिकी युद्ध विभाग ने घोषणा की कि इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से पुराना नाम यानी पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा। हालांकि महज 7-8 सालों में हुए इस नाम बदलाव को लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने तमाम चिंताओं को खारिज कर दिया है।
लेकिन उन्होंने सिर्फ भारत अमेरिका के द्विपक्षीय प्रयासों पर बात की, पूरे क्षेत्र को लेकर नहीं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर हेड पर क्या नाम लिखा है, बल्कि ये देखिए कि अमेरिका वास्तव में जमीन पर क्या कर रहा है। तो हाँ, नाम जरूर बदला है, लेकिन हम अब भी वही हैं। भारत आज भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास करता है। वॉशिंगटन में यूएस ISPF समिट में मिस्टर गोल्ड ये बात कह रहे थे। दूसरी बड़ी चिंता ताइवान जलडमरू मध्य और ADIZ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन का लगातार जारी सैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में द्वीपीय देशों को घेरने वाले तथाकथित ग्रे जोन क्षेत्रों में भी चीन की गतिविधियां जारी हैं। अमेरिकी रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2025 में चीन ने PLA के हवाई उल्लंघनों को काफी बढ़ा दिया था, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। तीसरी चिंता भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ। अमेरिका में ही निवेश और नौकरियां पैदा करने का उनका दबाव और लंबे समय से लटकी भारत अमेरिका FTA वार्ता को लेकर है। चौथी बड़ी समस्या चीनी संरक्षणवाद की है, खासकर सेमीकंडक्टर और अन्य सप्लाई चेन के मुद्दों पर। जब से जापानी PM ताकाइची ने कमान संभाली है, चीन जापान के आर्थिक संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए हैं। जापानी सी फूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जापान जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में भारी कटौती की गई है। दूसरी तरफ भारत भी इन पाबंदियों पर बात कर रहा है और भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि चीन हाईटेक क्षेत्रों, खासकर रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों पर लगी पाबंदियों को हटाए। पिछले महीने द हिंदू के हडल कार्यक्रम में मैंने भारत में चीन के राजदूत जू फेहोंग से इन पाबंदियों और कारोबारियों की चिंताओं पर सवाल पूछा था। उन्होंने पाबंदियां हटाने पर कोई सीधा आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन $150 बिलियन के भारी द्विपक्षीय व्यापार का हवाला देते हुए बस इतना कहा, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में हमारे सहयोग को मजबूत करने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। अभी आपने दोनों तरफ की सीमाओं और पाबंदियों का मुद्दा उठाया, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि चीनी पक्ष की ओर से हम अपने भारतीय दोस्तों को चीन आने और चीनी साझेदारों के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध, जिसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी देखने को मिली। इसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि इस तरह के समुद्री रास्ते बंद होने से पूरी वैश्विक व्यवस्था कितनी संवेदनशील हो जाती है। इसीलिए ऊर्जा का विविधीकरण, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा सुदृढ़ता आज भारत, जापान और प्रधानमंत्री के दौरे पर शामिल अन्य देशों के लिए एक बेहद जरूरी आवश्यकता बन गई है। इसके साथ ही आने वाले महीनों के राजनयिक कैलेंडर पर भी सबकी नजरें टिकी हैं, जिस पर मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर चलती हूं। आगामी 24 सितंबर को शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा होने वाला है, जो ठीक दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले होगा। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या वो पहले दिल्ली आएंगे। दूसरा बड़ा घटनाक्रम 18 नवंबर को एपेक समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप का चीन के शेंजेन जाना है। यह दौरा अमेरिकी मिड टर्म चुनावों के ठीक बाद होगा, इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि वे इसमें शामिल होंगे या नहीं। इसके बाद 14 दिसंबर को अमेरिका G20 की मेजबानी करेगा, जहां क्वाड के अन्य सभी नेता भी मौजूद रहेंगे। अगर उससे पहले कोई स्वतंत्र क्वाड समिट नहीं होती है और वे सीधे वहीं मिलते हैं, तो ये लगातार तीसरा साल होगा जब भारत इस समिट की मेजबानी करने में नाकाम रहेगा, और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति के इस सामान्य उतार चढ़ाव और अनिश्चितता को देखते हुए भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं? ये पूरा क्षेत्र आखिरकार क्या कर सकता है? पहली बात तो ये है कि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी साझेदारियों का विविधीकरण करना होगा। क्वाड के अस्तित्व में आने से पहले भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इस क्षेत्र को लेकर एक त्रिपक्षीय मंच था।
अब समय आ गया है कि उसे दोबारा जिंदा किया जाए। इसके साथ ही इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ इस क्षेत्र से बाहर की महाशक्तियों को। मुमकिन है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका के साथ संधि से बंधे सैन्य सहयोगी हैं, इस विचार के पक्ष में न हों। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने द हिंदू हडल में इस बारे में कहा था, क्या अब समय आ गया है कि गैर वैश्विक शक्तियां एक साथ आएं? सच तो ये है कि वे पहले से ही साथ हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय व्यवस्था पहले से काम कर रही है। लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि ये क्वाड जितनी शक्तिशाली या प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है। भारत के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे और उन्हें लागू करने की रफ्तार तेज करे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौते पहले ही हो चुके हैं। आसियान देशों के साथ एतिका की समीक्षा की जानी है और जापान के साथ भी एफटीए है। इन पर बहुत तेजी से काम करना होगा। हालांकि इनकी सफलता का सबूत सिर्फ इन पर दस्तखत करना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि क्या इनसे व्यापार और निवेश में संतुलन आता है, क्योंकि फिलहाल भारत व्यापार घाटे में चल रहा है। साथ ही ये भी देखना होगा कि ये सब आरसीईपी समझौते के सामने कैसे टिकते हैं, जिसमें ये सभी देश शामिल हैं, लेकिन भारत जिससे बाहर निकल गया था। तीसरा विकल्प ये है कि जापान की तरह भारत को और अधिक ऐसी साझेदारियों की जरूरत है जो देश में सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लेकर आएं, और ये काम बेहद तात्कालिक प्राथमिकता का है। चौथी बात, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों की तरह भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो तेल और गैस पर लगने वाले एक तरफा प्रतिबंधों को सार्वजनिक रूप से खारिज करे, क्योंकि इन पाबंदियों ने कई बार भारत के हाथ बांधे हैं, खासकर ईरान के इस हालिया युद्ध के दौरान। अतीत में ईरान, वेनेजुएला और रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध भारत के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। भारत ने पहले भी रूसी ऊर्जा पर यूरोपीय प्रतिबंधों जैसे कई एक तरफा फैसलों को मानने से इनकार किया है, इसलिए ये एक व्यवहारिक और मजबूत विकल्प है। पांचवा विकल्प ये है कि भारत प्रशांत महासागर के बजाय विशेष रूप से हिंद महासागर और अपने खुद के समुद्री पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करे। भारत की नौसैनिक ताकत असल में इसी क्षेत्र में है, और यहाँ सक्रिय चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक ताकतों का मुकाबला करने का ये एक अचूक जरिया है। इस विकल्प का मतलब होगा कि भारत अपनी ताकत को कई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बिखेरने के बजाय सिर्फ एक मुख्य क्षेत्र में केंद्रित और मजबूत करे। इस हफ्ते जापान के दौरे और इसके बाद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आगामी यात्राओं के साथ ही भारत का पूरा ध्यान हिंद महासागर के पूर्वी समुद्री क्षेत्रों और हमारे एक्ट ईस्ट जुड़ाव पर स्थानांतरित हो गया है। हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर कई तरह के प्रयास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि हिंद महासागर से सटे सभी समुद्री क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और एक नियम आधारित व्यवस्था सुरक्षित रहे, क्योंकि हम खुद हिंद महासागर के एक प्रमुख देश हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है। तो फिर अंत में वर्ल्ड व्यू का क्या निष्कर्ष निकलता है, खासकर तब जब अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक महाशक्तियां पिछले कुछ समय से पूरी तरह से केवल अपने स्वार्थ और अनिश्चितता का प्रदर्शन कर रही हैं। भारत के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति के इस मोड़ को पहचानना बेहद जरूरी है। अब समय आ गया है कि भारत उनके हितों के जाल से बाहर निकलकर विशुद्ध रूप से अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करे। इसके लिए समुद्री सुरक्षा, साइबर क्षेत्र और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे विशिष्ट दायरों में व्यवहारिक जुड़ाव की जरूरत है, न कि किसी बड़े सैन्य गठबंधन या साझा सुरक्षा मोर्चों की। कम से कम तब तक जब तक कि एक नई वैश्विक व्यवस्था सामने न आ जाए जो पूरी तरह जिम्मेदार और सबका प्रतिनिधित्व करने वाली हो। अब समय है वर्ल्ड व्यू की तरफ से कुछ किताबों और लेखों के सुझावों का। पहला एक लेख है जो मैंने खुद द हिंदू में लिखा था, जिसमें इंडो पैसिफिक और भारत के आसपास के अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी नीति का विश्लेषण किया गया है,
और ये बताया गया है कि भारत को अब क्या कदम उठाने चाहिए। दूसरा सुझाव मैं एक किताब का दूंगी जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है द डुरियन फ्लेवर। ये भारत और आसियान के संबंधों तथा एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक के सफर पर आधारित है। इसे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह ने लिखा है और ये बेहद जरूरी और पठनीय किताब है। इसके अलावा एक और पूर्व राजदूत राजीव सीकरी की किताब है स्ट्रैटेजिक कनंड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। मैं आपसे इसे भी पढ़ने का आग्रह करूंगी। भारत और चीन के संबंधों पर एक नई किताब आई है जो शायद उन किताबों से थोड़ी ज्यादा उम्मीद जगाती है जिन्हें मैं आमतौर पर सुझाती हूं। इसका नाम है चिंध्या जर्नी टू एन एशियन सेंचुरी, जिसे वरिष्ठ पत्रकार शास्त्री रामचंद्रन ने लिखा है। और आखिरी किताब है द कॉन्टेस्ट फॉर द इंडियन ओशन एंड द मेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे विदुषी दर्शना बरुआ ने लिखा है।